नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, जैसा कि अपने प्रदेश में भूमि का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, साथ ही राज्य के कई जिलों में तो बारिश के कुछ दिन छोड़कर बाकी पूरे साल पीने के पानी की विकट समस्या रहती है। किसान भाइयों, इस जल की कमी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बस जरूरत है वर्षा जल को संग्रहित करने की। किसान भाइयों, आज हम आपको गांव अनंतपुरा, जिला जयपुर के किसान बाबूलाल यादव से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने वर्षा जल की एक एक बूंद के महत्व को समझा और इस वर्षा जल को फार्म पॉन्ड में एकत्रित करके फसलों में उपयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैं बाबूलाल यादव, ग्राम अनंतपुरा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। मैंने ये फार्म पॉन्ड बनाया है। जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और अपने प्रदेश में पानी की तो और गंभीर समस्या है, जिसे देखते हुए एक किसान ने इसके समाधान के लिए खेत से वर्षा जल को व्यर्थ बह जाने से रोकने के लिए अपने खेत पर फार्म पॉन्ड बनवाए और इसमें वर्षा जल संग्रहित करके फसलों की सूक्ष्म विधियों से सिंचाई करके अधिक पैदावार ले रहे हैं। पानी के अभाव को देखते हुए मैंने ये फार्म पॉन्ड बनाया है। तो यहाँ डार्क जोन एरिया है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, तो इसलिए मैंने ये फार्म पॉन्ड बनवाया है। तो इसके काफ़ी फायदे हैं। जैसे मेरे पॉली हाउस लगा हुआ है, तो इसका पानी इसमें गिर जाता है और बरसात का पानी फसल के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसको देखते हुए मैंने ये फार्म पॉन्ड बनवाया है। इसकी लंबाई 30 मीटर की है और चौड़ाई 8 मीटर की है और गहराई है जो 3 मीटर की है। तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और एकत्रित पानी करके और अंदर बाहर फसलों में दे देते हैं। तो हम इससे ड्रिप द्वारा पानी चलाते हैं, तो ड्रिप में पानी भी कम लगता है और अच्छी पैदावार होती है। और इसके और भी कई फायदे हैं, जैसे कई फसलों में रोग धोग आता है, वो भी इससे नहीं आता है। पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ हमारे पानी की बहुत दिक्कत है। और जैसे बारिश के दिनों में बारिश से पानी इकट्ठा हो जाता है और बारिश नहीं आती है। जब मैंने सोलर लगा रखा है तो इसमें पानी कम है, तो वो सुबह से शाम तक इसमें चलता रहता है और पानी एकत्रित हो जाता है और फिर इससे मैं काम में ले लेता हूँ। और आजकल फार्म पॉन्डों में कई जगह देखते हैं अपन, बड़े बड़े हादसे होते हैं। कोई नहाने के लिए गिर जाता है, कोई आवारा पशु आ जाता है, कोई कुत्ता बिल्ली आ जाता है तो वो अंदर घुस जाता है। तो इसलिए मैंने ये तार बाउंड्री कर रखी है। तार बाउंड्री का बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आवारा कुत्ते हैं, गाय हैं और पशु हैं, आदमी हैं, तो इसमें गिरने का काफ़ी डर रहता है। तो इसलिए हमने ये तार बाउंड्री कर रखी है, तो इससे काफ़ी फायदा है। और इसमें जैसे बरसात आती है, उससे पहले इसमें जैसे गर्मी के दिनों में खूब आंधी तूफान ये आता है, तो इसमें कचरा मिट्टी ये कई कीटाणु पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए पानी थोड़ा बेकार हो जाता है। तो इसलिए इसको बरसात आने से पहले साल में एक बार अच्छी तरह से साफ सफाई करके और फिर ऊपर के जैसे इनके पाइप हैं, इनका जो भी पहला पानी आता है कचरा मिट्टी का वो डल जाता है, उसको बाहर निकाल के साफ सफाई करके और अच्छा शुद्ध बरसात का पानी डालते हैं इसमें। इस पर किसानों को सरकार सब्सिडी भी देती है। ये किसान भाई खेती के लिए वर्षा जल संग्रहण के लिए अपने खेत पर फार्म पॉन्ड बनवाए और पानी की किल्लत से छुटकारा मिल गया। इतना ही नहीं, ये बिजली और डीजल की समस्या से बचने के लिए सोलर पावर पंप भी लगवाए हैं, जिससे फसलों की सिंचाई करना काफी आसान हो गया। कल जैसे जैसे पानी की गहराई जा रही है, वैसे वैसे पानी में खारापन आ रहा है, तो वो जानवरों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए खराब पानी है। तो और ये बरसात का पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ अच्छा पानी है, खेती के लिए, जानवरों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए लाभदायक है। इसमें फसल भी अच्छी होती है, फसल में रोग राग भी कम आते हैं, पानी मिट्टी का पीएच भी सही रहता है।
तो काफ़ी फायदेमंद पानी है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेंदा की खेती की है, उनकी फसल में इस समय कुछ कार्यों को करना जरूरी है। इसीलिए आप गेंदा की फसल में कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि गेंदे की फसल को 2 सीजनों में लगा सकते हैं। एक हमारा खरीफ सीज़न है, दूसरा रबी सीज़न है। जो किसान भाई खरीफ सीज़न में लगाना चाह रहे होंगे वो लगा चुके होंगे, तो आगे की प्रक्रिया में क्या करना है उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जब हम खेत तैयार करते हैं उसके पहले ही हम इसमें जो है 100 किलोग्राम हमें इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, 75 किलोग्राम पोटेशियम और 75 किलोग्राम हमको फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आधा जो नाइट्रोजन होता है और पूरा फास्फोरस और पोटेशियम को जो है रोपाई करने के पहले ही खेत में डाल देते हैं, और इसकी आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको हम 30 दिन बाद जो है डाल देते हैं। इस तरीके से इसकी जो है पूरी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो है गेंदे की फसल में लगती है। किसान भाइयों, ये था गेंदा की फसल में पोषक तत्वों के प्रयोग करने का तरीका। अब आइए जानते हैं कि गेंदा की फसल से अधिक फूलोत्पादन प्राप्त करने के लिए खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन के बारे में। दूसरा हमारा विषय है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। गेंदे की फसल में कम से कम हमें 2 से 3 बार जो है खरपतवार को नियंत्रण करना ज़रूरी है। इसमें हम हैंड वीडिंग से लेबर को लगा के जो है गेंदे के बीच में से जो है खरपतवार को नियंत्रण करेंगे। क्योंकि खरपतवार जो होता है, पौधों को जो भी हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, जो भी जगह होती है, जो भी सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश होता है, उससे जो ये खरपतवार ज़्यादा बढ़वार कर जाते हैं हमारे मेन पौधे से। इसलिए खरपतवार को नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरी है। अभी चूँकि खरीफ सीज़न है तो हमें इतना पानी की डिमांड की ज़रूरत नहीं रहती है, पर अगर 15 दिन तक बारिश नहीं होती है तो बीच में हमें इरिगेशन करना ज़रूरी हो जाता है, तो उस समय हमें इरिगेशन करना पड़ेगा। अतः अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो उस समय हमको इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे खेत में जो है जल भराव की समस्या बिल्कुल भी ना हो। अगर जल भराव की समस्या होगी तो विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियाँ लगेंगी और विभिन्न प्रकार की कीटें लग जाएंगी। तो इस तरीके से जो है खेत में जो हमें थोड़ा सा बिल्कुल भी पानी नहीं भरना चाहिए हमारे खेत में, और जल निकासी की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, हमें जल निकास के लिए खेतों में नालियाँ बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर नालियों से ही जल का निकास होगा, खेत में जो है थोड़ा सा ढाल दे के अतिरिक्त पानी को एक कोने से जो है खेत के बाहर निकाल दिया जाए और उसको फिर वापस से मेड़ को बंद कर दिया जाए। हमारे जिन किसान भाइयों की गेंदा की फसल पुष्पन की अवस्था पर चल रही है, उनकी फसल को रोग और कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। और दूसरा हमारा फिर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इंसेक्ट का और डिसीज़ का। कई तरीके की बीमारियां जो है हमारे गेंदे में लगती हैं, जैसे कि हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू बहुत भयंकर रोग है गेंदे की फसल में। इसमें क्या है, पत्तियों की ऊपरी सतह पे पाउडर नुमा सफ़ेद कलर की संरचना बन जाती है। जरा से हवा से झोंके में ये जो पतले कलर की पाउडर नुमा संरचना होती है आपके दूसरे पौधे पे फैल जाती है और तुरंत जो है सारे खेत को इन्फेक्टेड कर देती है। तो इसके लिए हमको बिल्कुल भी रुकना नहीं है किसान भाई। हमको जो सल्फ़र जो एक पाउडर आता है फंजीसाइड, उसकी 5 ग्राम मात्रा पर लीटर वाटर में डालकर हमें 15 दिन के इंटरवल में जो है हमको छिड़काव करना है। तो ये तो हमारी रोग की बात हो गई है। अब हम इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे इसमें पहले लगता है थ्रिप्स नाम की कीट होती है, जो पौधों की पत्तियों से जो है इसका रस चूस के उसको ख़राब कर देती है। तो इसके लिए हमें डाइमिथोन 8 नाम का एक केमिकल आता है, उसकी 2 ml मात्रा को पर लीटर पानी में डालकर हम इसका छिड़काव करेंगे। इसके बाद रेड स्पाइडर माइट मकड़ी आती है, ये जो है पूरे फूलों की क्वालिटी को ख़राब कर देती है, बिल्कुल जो है जालेनुमा संरचना बना देती है। तो इसके लिए हमें जो है डाइकोफॉल नाम की दवा आती है, उसकी जो है हमें 1.5 से 2 ml मात्रा को पर लीटर पानी में डालकर हमें उसका
छिड़काव करना है। फिर इसके बाद कुछ इल्लियाँ भी आती हैं, अगर इल्लियों का प्रकोप हो जाए तो मेलाथियन या ट्राइजोफास नाम की दवाओं को हम छिड़काव करके इसमें रोक सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाई अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है हम अच्छे से उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हम गेंदे को सिर्फ सजावट के रूप में और पूजा पाठ के रूप में ही नहीं, इसको हम ट्रैप क्रॉप के रूप में ही लेते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं कि हम मेन फसल के चारों ओर बॉर्डर में गेंदे को लगा देते हैं, क्योंकि गेंदे का जो कलर होता है पीला कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, तो इसका फूल जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। आपके दूसरे जो मेन फसल में कीड़े मकोड़े लगते हैं, गेंदा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और आपकी मेन फसल जो है बच जाती है। तो इस तरीके से ये जो है एक ट्रैप क्रॉप का भी काम करता है। तो इस तरीके किसान भाई हम गेंदे का अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें अच्छे से उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में गाजर घास बड़ी तेजी से पैर पसार रही है और ये फसलों से प्रतिस्पर्धा कर इनकी उत्पादकता में कमी कर देती है। साथ ही मनुष्य जब इस घास के संपर्क में आते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए गाजर घास का समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप कैसे करें गाजर घास का समेकित नियंत्रण, देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, जो गाजर घास है ये हमारे एक खरपतवार है और इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। ये फसलों के साथ साथ में जो मानव जाति है, पशु हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये बरसात में काफ़ी पनपती है हमारे आसपास भी। इससे मानव जाति को उससे एलर्जी होती है, त्वचा रोग होते हैं, दमा की बीमारी भी होती है इसके संपर्क में आने से। गाजर घास का किसान भाइयों, गाजर घास का फैलाव है जो इसके जो बीजों के द्वारा होता है। जैसे अब गाजर घास खड़ी है, वो परिपक्व होने पर हवा के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, मनुष्य द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर के बीजों का प्रकीर्णन होता रहता है। तो इनके प्रकीर्णन में ये जो पशु पक्षी हैं, हवा है, इनके द्वारा इनका फैलाव होता है। किसान भाइयों, अभी आपने गाजर घास से होने वाले नुकसान के बारे में जाना और ये देखकर आप जान ही गए होंगे कि ये कितना हानिकारक पौधा है। इतना ही नहीं, ये घास बहुत तेजी से फैल रही है और उसका नियंत्रण करना केवल एक या दो किसानों के बस की बात नहीं है। इसके लिए सामूहिक रूप से सबको आगे आना होगा, तभी इस घास का उन्मूलन हो सकता है। तो आइए जानते हैं गाजर घास का उन्मूलन कैसे करना है। तो जिन भी किसान भाइयों के खेतों में ये गाजर घास है, अवांछित पौधा है जी, तो उसको उखाड़ करके उसको दबा दें जी। क्योंकि आए साल जो बार अपने खेतों के मेड़ पे या शहर के आसपास कहीं भी खड़ी रहती है, तो उसके संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर वो काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको उखाड़ करके, ये नहीं कि भाई इनको वहीं डाल दें, इनको दबाएं जिससे इनके जो बीज हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और उससे पशु भी अपने जैसे चारा गाय हैं उनमें चरने के लिए जाते हैं तो वो भी इसके साथ साथ में संपर्क में उनको खा भी लेते हैं, तो उनमें भी गर्भपात जैसी समस्याएं बहुत हो जाती हैं। तो किसानों से यह है कि इस घास को अपन को या जो पशुओं को जो नुकसान कर रही है या मनुष्य को नुकसान कर रही है, तो अपने इसको उखाड़ें, अपने मेढ़ों से भी उखाड़ें और खेत से भी उखाड़ करके इसको दबा दें, जिससे क्या उनको एलर्जी नहीं हो, स्वास्थ्य भी सही रहे। जिन खेतों में ये जो चारा गाह हैं या और हैं, उनके जो पैराक्वेट नाम की एक खरपतवार नाशी दवा है, उसका स्प्रे करने पर ये नष्ट हो जाती है, इसके बीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो पैराक्वेट है वो उस दवा का स्प्रे करें इसके ऊपर। कि सभी किसान भाई जिनके भी यहाँ मेड़ पे या खेतों में जो ये गाजर घास है, तो इसको उखाड़ करके और सभी के साथ सामूहिक रूप से इसको गड्ढा खोद के दबाएं, जिससे इसके बीज भी नष्ट हो जाएंगे और इसके काफ़ी संख्या भी काफ़ी हो जाएगी। शहरों में भी एक अभियान के रूप में इनको लेकर के हम देखते हैं, काफ़ी शहरों के प्लाटों में भी काफ़ी खड़ी हुई रहती है जी। तो वहाँ पर भी ये इनको सामूहिक रूप से यदि इसको नष्ट किया जाए तो वो हो सकता है इसका मैनेजमेंट। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव चौबलाई, जिला जयपुर के प्रमोद कुमार ने।
आपने मूंगफली की फसल लगाई है जिसमें पीलिया रोग की समस्या देखी जा रही है। आप इसके निदान के लिए जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मूंगफली की फसलें इस समय लगभग 35 से 50 दिनों की हो रही हैं और इस समय अगर आपकी फसल स्वस्थ है तो ही आपको अच्छी उपज मिलेगी। अगर फसल में किसी तरह के रोग या फिर कोई अन्य समस्या आ रही है तो जल्दी से उसका उपाय करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मूंगफली की जो फसल है उसमें जो पीलापन की समस्याएं हैं उनका पहचान कैसे करें। इसकी पहचान दूर से ही प्रभावित खेत की बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि जब खेत में अपन खड़े होकर के देखेंगे तो दूर से ही प्रभावित खेत पीलापन लिए हुए आसानी से पहचान में आ जाता है। इसके लक्षण मुख्य हैं कि इसकी पीलापन की जो पत्तियां पीली हो जाती है वो सबसे पहले पौधे की नई पत्तियां प्रभावित होती है और नई पत्तियां पीली पड़ जाती है। धीरे धीरे ये लक्षण पुरानी पत्तियों की ओर अग्रसर होते हैं और ये पत्तियां सफेद पीली पड़ जाती है। इसका मुख्य कारण है लौह तत्व की मृदा में कमी होना या लौह तत्व की असक्रियशीलता होना। किसान भाइयों, इस समस्या से उपज में भारी कमी आ जाती है, इसलिए बुआई के समय जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें ही। जरूरी होने पर खड़ी फसल में भी नियंत्रण उपायों को जरूर अपनाएं। सबसे पहले इसका निवारण का उपाय अपनाना पड़ेगा कि जो खेत या मृदा अगर क्षारीय है तो उस खेत में मूंगफली की फसल को नहीं बोए। दूसरा इसका निवारण उपाय है कि खेत में 3 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। तीसरा इसका उपाय है कि मृदा में बुआई से पूर्व जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। तो खड़ी फसल में बुआई के 40 से 55 दिन पर जब ये बीमारी या जो ये इसका पीलापन की समस्या है आपको खेत में दिख जाती है, इसका समय लगभग 40 से लेकर के 55 दिन का है। उस समय पूरा खेत पीलापन लिए हुए रहता है या कुछ पौधे पीले दिखाई देते हैं स्पॉट में, तो आपको पन्नी छिड़काव जिसको फोलिक स्प्रे बोलते हैं वो करना पड़ेगा। इसके लिए फेरस सल्फेट की मात्रा 0.5% मतलब 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल करके और आपको स्प्रे की सहायता से पर्णीय छिड़काव करना पड़ेगा। एक खेत में 600 लीटर पानी की मात्रा लेनी पड़ेगी। 600 लीटर पानी में 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट लेकर के उसको स्प्रे द्वारा पर्णीय छिड़काव करना पड़ेगा। इसी समय टिक्का रोग का प्रकोप भी देखा जाता है, जिसे पर्णचित्ती रोग के नाम से भी जानते हैं। इस रोग का फैलाव अधिक हो जाने पर उपज में भारी कमी आ जाती है। इस रोग में पत्तियों पर बहुत से धब्बे बनते हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।